हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रो 2.0 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने वीडियो में साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। मैंने अपने इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, इन्हें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो वह कीट है केंचुआ। और यह भी ध्यान रखिएगा, केंचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से लेता है, ठीक है ना। केवल और केवल त्वचा से सांस लेता है। सांपों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेटोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो जो मैमथ है वो हाथी जीव का पूर्वज है। हाथी के ही जैसा विशालकाय जीव था, जो अब पूरी तरह से क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो कपास में जो प्रमुख घटक पाया जाता है वह कौन सा है? सेलुलोज है। ओके, नेक्स्ट। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो क्लोरोफिल के निर्माण में जिस तत्व का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो वह है मैग्नीशियम। कौन सा प्राणी आंत में जल का संग्रह करता है? तो ऊंट अपने आंत में जल को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। इसलिए वह रेगिस्तान में एक एक हफ्ते, दो दो हफ्ते तक पानी अगर नहीं पीता है तो भी वह जीवित रहता है। ओके। एंट अमीबा हिस्टालिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो यह परजीवी मानव के आंत में, उनकी आंत की दीवारों पे, यानी आंत की दीवारें पे यह परजीवी पाया जाता है, जिसे एंट अमीबा हिस्टालिटिका कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। मिट्टी के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। तो जाइलम ऊतक पर लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है, जो पौधों को क्या करता है? कठोरता प्रदान करता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? यहाँ पे किससे होगा? तो लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है? लिटमस प्राप्त किया जाता है। और ये जो लाइकेन है ये थैलोफाइटा समूह का पौधा है। पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसा अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल मनुष्य के लिए सबसे अनिवार्य वसीय अम्ल है। स्माग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? तो वह द्रव्य है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। कोका कोला का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? तो फास्फोरिक एसिड के कारण इनका स्वाद खट्टा होता है, और साथ ही साथ इसमें कुछ मात्रा में कार्बनिक एसिड भी मौजूद रहता है। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वह रसायन है सोडियम बेंजोएट, जिसका रासायनिक नाम है NaC7H5O2। ओके, नेक्स्ट। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो वह प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। देखिए, बेंजीन जो होता है यह एक खतरनाक रसायन है, जिसके कारण कौन सी बीमारी, यानी कौन सा रोग होता है? कैंसर रोग हो जाता है। किडनी स्टोन रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो वह है कैल्शियम ऑक्सीलेट। यहाँ पे ऑक्सी होगा, कैल्शियम ऑक्सीलेट। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो उत्क्रम परासरण और आसवन विधि द्वारा, ठीक है ना। जब उत्क्रम परासरण करते हैं तो पानी में जो नमक उपस्थित रहता है और अन्य लवण जो उपस्थित रहते हैं वो अधिक सघन होते हैं, यानी गजीन होते हैं, यानी उनका घनत्व ज़्यादा होता है। यानी उनके घनत्व ज़्यादा होने से इस विधि में नमक रुक जाता है और पानी का घनत्व नमक की अपेक्षा कम होता है, वो पास हो जाता है, आगे निकल जाता है। उसके बाद आसवन में क्या करते हैं? पानी को गर्म कर देते हैं, और गर्म करने से वह वाष्प में बदल जाता है। वाष्प को पुनः ठंडा कर लेते हैं तो वह जल क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। ओके, इसीलिए कहते हैं ना, समुद्री जल को शुद्ध करना बहुत ही कठिन काम है। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो अधिशोषक के रूप में किया जाता है। जैसे ये चारकोल है, कोयला जिसे कहते हैं, यह क्या करता है? जल में जो खराब पदार्थ होते हैं ना, उन्हें यह अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर क्या कर लेता है? समाहित कर लेता है। उसके बाद पानी को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो उस हार्मोन को साइटोकाइनिन हार्मोन कहते हैं। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो वह है गैलेना। संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो संसार का सबसे ज़्यादा
प्रकाश संश्लेषण शैवालों के द्वारा किया जाता है, जो पृथ्वी के अधिकांश ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, और ये शैवाल समुद्रों में पाए जाते हैं। और इनके साथ साथ एक और समुद्री जीव है जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। ओके, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह तत्व है ऑक्सीजन। शरीर के द्रव्यमान का लगभग 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है, तो थायरोक्सिन नामक हार्मोन में क्या उपस्थित रहता है, आयोडीन। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो वे हैं एम स्वामीनाथन। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वह इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन। खरीफ के फसल का जो मौसम होता है वो कौन सा समय का होता है, तो जून से सितंबर के समय में खरीफ के फसल बोए जाते हैं। तो खरीफ के फसल कौन कौन से हैं, जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन और कपास हो गया। ओके, इनकी जो बुआई होती है वो जून से सितंबर के महीने में की जाती है, मतलब बुआई से कटाई तक पूरा, ठीक है ना, वो जून से सितंबर तक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर आधारित भारतीय मिसाइल का नाम क्या है, तो वह मिसाइल है नाग। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है, तो वह है मेरुरज, जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ओके, सीमेंट को शीघ्र जमने से बचने के लिए, मतलब यहाँ बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें क्या मिला दिया जाता है, जिप्सम। यदि जिप्सम सीमेंट में मिला दिया जाएगा तो सीमेंट थोड़ा देरी से जमेगा, तुरंत नहीं जम जाएगा। ओके, सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट, गेहूं, धान और जौ में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, तो गेहूं, धान और जौ में जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार जड़ें होती हैं, जिसे हम तंतुमय जड़ भी कहते हैं। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो टोटल 20 दांत। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को पहुंचा दिया जाता है, जहां पर रक्त में O2 घुलकर पुनः कहां आ जाता है, हमारे हृदय में आ जाता है। उसके बाद उसे धमनियों के द्वारा हमारे शरीर के अंगों में भेज दिया जाता है। ओके, धमनी में सदैव शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ओके, नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यहाँ पे सबसे छोटी ग्रंथि नहीं, यहाँ सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की जा रही है, तो वह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। ग्लूकोमा किस अंग का रोग है, तो ग्लूकोमा नेत्र संबंधी रोग है, जिसे हम काला ज्वर भी कहते हैं। ओके, आंख की सुग्राहिता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है, तो वे रंग हैं पीले और हरे रंग। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारित हेतु किया जाता है, तो जो जीवाश्म होते हैं उनके आयु का पता लगाने के लिए हम सी यानी कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। जैसे हड्डी हो गया, जैसे कोई कब्र है, उसमें से कब्र में से हड्डी को क्या करते हैं, कार्बन 14 से चेक करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वह व्यक्ति, मतलब कि उस व्यक्ति के मरे कितने वर्ष हो गए हैं, यानी ये सब पता चल जाता है, यानी वो जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी भी है, उसे भी उसको भी पता करना है, कोई पुरानी लकड़ी है उसे पता करना है ये कितनी साल पुरानी है, तो कार्बन डेटिंग से वो पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट, आक्सेनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आक्सेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि की दर को मापा जाता है, यानी उसमें कितनी तेजी से वृद्धि हो रही है यह यंत्र उसे बता देता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, तो विद्युत तीव्रता का जो मात्रक है वो वोल्ट प्रति मीटर है तथा न्यूटन प्रति कूलाम भी है। ओके, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण किया था। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है और यह जल्दी पिघलता नहीं है। ओके, नेक्स्ट, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूजन है, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या यह क्वेश्चन सही है या नहीं। तो इसके बारे में मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वह रोग है एनीमिया। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन होती है। देखिए, श्वसन यानी हवा जो रहता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा रहता है गैस, नाइट्रोजन, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, उसके बाद CO2 और आर्गन रहता है। आर्गन 0.93% रहता है, ध्यान रखिएगा।
और जो ऑक्सीजन होता है तो सबको पता है 21%। ओके नेक्स्ट, नेत्र किस श्रेणी का जहाज है? देखिए एक जहाज बनाया गया है जिसका नाम है नेत्र, तो यह किस श्रेणी का है? तो ये मानव रहित हवाई यान है, यानी इसमें मानव का कोई मतलब इसमें मानव नहीं बैठते हैं, नहीं चलाते हैं, यह क्या चलता है? बिना मानव के चलता है। ठीक है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और नए नए झाड़ियों का पता लगाया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क के भूख एवं तृप्ति केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। भाई भूख लग रही है और पेट भर गया है तो इसकी सूचना हाइपोथैलेमस देता है, नहीं तो हम क्या करेंगे? शैतानों की तरह खाते रहेंगे, इसका कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए हाइपोथैलेमस आपको बताता है कि भाई आपको इतना ही खाना, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। ओके नेक्स्ट, कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीट पतंगों का जो अध्ययन होता है वह एंटोमोलॉजी के अंतर्गत, यानी एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। नए नए कीट, उनसे जो रिसर्च होते हैं वो इन्हीं के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। सब्जी से संबंधित अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? तो सब्जी से संबंधित जो अध्ययन किए जाते हैं वो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किए जाते हैं। शर्करा को अलग करने की सबसे संतोषजनक विधि क्या है? तो क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है। ऊर्जा का सिक्का या कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी को कहा जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। ओके नेक्स्ट, वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो घोड़े, हिरण, चूहे और कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिसमें पित्ताशय होता ही नहीं है। ओके, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो वह बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। देखो उसमें और भी बैक्टीरिया होते हैं लेकिन सबसे प्रमुखता से कौन होता है? लैक्टोबैसिलस। ओके, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत है। मैं आकाशगंगा की नागरिक हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कल्पना चावला, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ओके नेक्स्ट, वाहन द्वारा तय की गई दूरी किस यंत्र से मापते हैं? तो ओडोमीटर से वाहन के द्वारा कितनी दूरी हम तय कर रहे हैं यह पता कर लिया जाता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का घर्षण इतना ज़्यादा होता है कि वह जैसे ही वायुमंडल में यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जल के क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है। किसी वस्तु के चक्रण की गति किस यंत्र से नापी जाती है? तो टैकोमीटर के द्वारा। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो पॉलीग्राफ के द्वारा झूठ का पता लगाया जा सकता है। ओके नेक्स्ट, एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है? तो मनुष्य शरीर के वजन का कितना प्रतिशत? 7%। मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, वह पौधा कौन सा है? तो मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वह किस पौधे से बनाई जाती है? सिनकोना नामक पौधे से बनाई जाती है और वह दवा है कुनैन। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंग मौजूद होता है? तो राइबोसोम, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। और ये ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। मेढक किससे शोषण करता है? त्वचा, फेफड़ों और मुख के द्वारा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो मेढक के बच्चे होते हैं वो गलफड़े के द्वारा सांस लेते हैं और जब ये परिपक्व होते हैं, बड़े होते हैं, तो वही गलफड़ा त्वचा के रूप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ओके नेक्स्ट, जब हाइड्रोजन हवा में दहन करता है या हाइड्रोजन का हवा में दहन कराया जाता है तो क्या बनता है? तो जल बनेगा और साथ साथ कुछ उष्मा निकलेगी। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो तारों का रंग ये प्रदर्शित करता है कि उसमें टेम्परेचर है, यानी उनके तापमान को प्रदर्शित करता है। ओके, पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो यदि हमारे शरीर में पसीना हो रहा है तो समझिए यह हमारे शरीर के ताप को क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। किसी तरल की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है? देखिए भाई, यहाँ होगा किस तरल की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की होती है। ओके नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूल का कण। देखिए वायु में जो धूल के कण उपस्थित हैं उन्हीं के कारण क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। किसका? प्रकाश का। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश हमारी पृथ्वी पे पहुंच जाता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो किस रेंज के तरंग दैर्ध्य होते हैं? यानी वह 5500 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य होते हैं, जिससे मानव के आंख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस जैसा व्यवहार करता है?
तो अवतल लेंस के जैसा। ओके, नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो बैगनी रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है और लाल रंग में सबसे कम ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैगनी रंग होता है इनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है और लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, बैगनी रंग जो होता है इनका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और जो लाल रंग होता है इनका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ओके, उत्तल और अवतल लेंस में कौन सा लेंस अपसारी है? तो वह है अवतल लेंस, उत्तल में नहीं। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। तो देखिए, अवतल लेंस को क्यों कहते हैं? देखिए, जो ये लेंस है इसे अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है ना, जो बीच में धंसा यानी पतला हो, किनारों पे मोटा हो। तो जब हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण लेके जाते हैं तो यह मुख्य परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के क्या करता है, जब ये अपवर्तित होता है, परावर्तन नहीं अपवर्तित होता है, तो यह क्या करता है, मुख्य अक्ष से दूर भगा देता है। देखिए ऐसे, ठीक है ना, ऐसे किरण भागेगा तो इसी किरणों को हम अपसारी किरण कहते हैं। ओके, दूरदृष्टि होने पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। मतलब जिस व्यक्ति की आंखों में दूरदृष्टि हो जाता है यह रोग, तो उस समय उनकी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के पीछे बनता है। आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो होता कैसा है? वो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन उल्टा तो होता है, लेकिन कमाल की बात यह है जो मस्तिष्क होता है ना, ये हमें उन्हें सीधा करके दिखा देता है। क्या करता है? सीधा करके दिखाता है। ओके, नेक्स्ट, हृदय के कंपन से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो अपस्रव तरंगें उत्पन्न होती हैं। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? तो वे किरणें हैं अल्ट्रावेव यानी पराबैंगनी किरणें। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसी तत्व के रासायनिक गुण को कौन तय करता है? यानी अगर हमें किसी तत्व का रासायनिक गुण पता करना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उनके रासायनिक गुण का पता लग जाता है। ओके, नेक्स्ट, वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो टोटल 0.93%। ओके, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? औसतन 1% से 4% होती है। किसी किसी बुक में लगभग 5% दिया हुआ है, बट वो औसतन के हिसाब से होता है 1% से 4%। सामान्यतः अस्थियों में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 31% हड्डियों में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और मस्तिष्क में इनकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 73% होती है। ओके, नेक्स्ट, केल्विन पैमाने पर किसी बिंदु पर जल उबलता है, तो केल्विन पैमाने पर अगर उनका टेम्परेचर 373.15 केल्विन हो गया तो जल उबलने लगता है। और वही अगर सेल्सियस में बात की जाए तो 100 डिग्री पे जल उबल जाता है। चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसमें क्या नहीं बदलता? तो उसका द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। आप कहीं भी किसी भी पिंड को लेकर चले जाइए अंतरिक्ष में, तो उसका भार तो चेंज हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं चेंज रहेगा। द्रव्यमान वही होता है, वही रहेगा, द्रव्यमान नहीं चेंज होगा। किन किरणों में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? तो लाल रंग में, यहां रंग होना चाहिए, हाँ ठीक है, किरण है तो ठीक ही है। लाल और नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो दर होगी वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। बट जो हरा प्रकाश होता है, अगर आप उसमें प्रकाश संश्लेषण करवाना चाहेंगे तो शून्य होगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता। ओके, किस क्रिया के रुक जाने से ऑक्सीजन विलुप्त हो जाएगा? मतलब आप समझ रहे हैं, इन्वायरमेंट में जो हमारे पेड़ पौधे हैं उन्हें हम आप काट रहे हैं, अगर एक ऐसा समय आएगा ना, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे ना तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा? होगा ही नहीं, और प्रकाश संश्लेषण ना होने से ऑक्सीजन ही नहीं रिलीज होगा। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन पूरी तरह से क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मूत्र से, भाई ये गंध होगा, ये गंध लिखा हुआ है गंध, ठीक है, गलत टाइप हो गया है। मूत्र से गंध क्यों और किसके कारण से आती है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उसमें जो जीवाणु होते हैं वो उन्हें यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं। यानी उसके अंदर उपस्थित यूरिया को किस में बदल दिया जाता है? अमोनिया में बदल दिया जाता है। इसी वजह से उससे दुर्गंध आती है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रा क्या है? तो ओम मीटर है। सब्जी का काटना किस प्रकार का परिवर्तन है? मतलब हम लोग जब सलाद उलाद बनाते हैं वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है भाई, रासायनिक परिवर्तन नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर सब्जी है, अगर हम टमाटर काट रहे हैं, उनका सलाद बना रहे हैं, तो टमाटर अगर हम काटेंगे ना तो जो कटा हुआ भाग होगा वो भी टमाटर ही होगा। मतलब उसमें पदार्थ के जो नए पदार्थ बन रहे हैं वो टमाटर ही है, यानी वो नया पदार्थ, यानी टमाटर को काट रहे हैं तो आलू नहीं बनेगा, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है। जल का विद्युत अपघट्य
करने पर हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होता है? तो कैथोड पर प्राप्त होता है। क्या? हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 97, 98, 99 और 100, ये चारों क्वेश्चन आपके लिए है। आप इनका आंसर बताइए और इनके बारे में जितनी भी जानकारी हो आप जरूर लिखा करिए, क्योंकि अगर आप नए नए क्वेश्चन या इनके बारे में कुछ जानकारी लिखते हैं तो मैं उसे अपने वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ताकि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके मेरे ये वीडियो यानी ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार और इसी तरीके से नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।